नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के विजन पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 122वीं कड़ी। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कतर। शशि थरूर के दल ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के तहत नई दिल्ली में आज खेल मंत्री ने पत्रकारों के साथ की साइकिलिंग। कहा, साइकिल ऑन संडे बन चुका है जन आंदोलन। और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। पहाड़ों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। और आइए अब इन सभी प्रमुख खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से सुशासन के मुद्दे पर एक दिवसीय विचार मंथन का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्य के लगभग सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए होगा। दूसरा प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना का निर्णय लेने के लिए बधाई देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में भारत की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। भारत का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ उसके जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश सशक्त तरीके से दुनिया तक पहुंचाना है। इसी क्रम में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने उनका स्वागत किया। ये दल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कतर, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहा है। इस दल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने पहले गंतव्य गुयाना से पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचा और न्यूयॉर्क में इस दल ने 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीशपाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम तो वो सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों के आक्रमण सहित लिया है 20 साल पहले, तो ये
हर अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की ज़रूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी को ये समझाना चाहते हैं कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि वैश्विक समस्या है। हमारा 8 करीब 10 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ न्यूयॉर्क से, और बहुत सांकेतिक है क्योंकि आज हम लोग वहीं पर गए जहां पर आतंकवाद ने न्यूयॉर्क को विध्वस्त किया था 9/11 में, और वहाँ पर हमने पूरे देश को, पूरे विदेश को और पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि ये जो हमारी टोली है जिसकी अध्यक्षता आदरणीय शशि थरूर जी कर रहे हैं, जिसमें 7 अन्य सदस्य हैं, ये बताना चाहती है कि आतंक के किसी एक देश का नहीं, ये तो पूरे वैश्विक समस्या है। और जो घटना पुलवामा में हुई, जो घटना उसके पहले उरी में हुई और उसके बाद आज की तारीख में हमारे पहलगाम में हुई, उसके विरोध में भारत हर समय खड़ा रहेगा। और हमारे इस 10 दिवसीय इस टूर का हमारा उद्देश्य है कि विश्व भर में इस चेतना को जगाएं कि आतंकवाद किसी का भला नहीं करता और हमें आतंकवाद से कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के मनामा में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ से निपटने पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया, वरिष्ठ अधिकारियों और कूटनीतिक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें की और पाकिस्तान की साजिशों और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया। बहरीन में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो उसका अंजाम उसकी उम्मीद से परे होगा। इससे पहले बैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मनामा में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों में बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 19 जून को मतदान होगा, वहीं मतों की गिनती 23 जून को कराई जाएगी। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 मई से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की काडी और विसावदर, केरल की नीलांबूर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट शामिल है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने घोषणा की है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य विषय पर नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है। Theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में रात 2 बजे के बाद मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुका था। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और मौसम सुहावना बना दिया। दिल्ली NCR समेत पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और लुधियाना में मूसलाधार बारिश हुई। हरियाणा के झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकूला और अंबाला में भी बारिश हुई। IMD ने दिल्ली NCR के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और अपने पूर्वानुमान में
60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया था। आईएमडी ने बताया था कि एक तूफानी बादल पश्चिम उत्तर पश्चिम से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिससे अगले 1 से 2 घंटे में शहर के कुछ हिस्सों में तेज तूफान और धूल भरी हवाएं चल सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया कि कल रात खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें और अपडेट के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के संपर्क में रहें। भारत में किस तरह से मौसम ने अचानक करवट ली है। समय से पहले केरल में मानसून क्योंकि दस्तक दे चुका है। सामान्य से 8 दिन पहले केरल पहुंचा है मानसून और उसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं मौसम करवट ले रहा है। भारत में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून कल यानी कि 24 मई को केरल पहुंच चुका है। ये सामान्य तिथि से 8 दिन पहले है। लक्षद्वीप क्षेत्र, माहे और तमिलनाडु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश देखी जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को भारत में जोरदार और सामान्य से पहले ही दस्तक दे दी। मानसून अब पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, माहे और तमिलनाडु के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। ये कर्नाटक, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में फैल गया है, जिसमें मिजोरम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। जो मानसून ने केरला ही नहीं कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। मानसून आधिकारिक तौर पर 1 जून की सामान्य तिथि से 8 दिन पहले केरल पहुंचा है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है। आखिरी बार केरल में सबसे पहले 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में पहुंच गया था। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और यहां तक कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जून के पहले सप्ताह यानी 5 से 7 जून तक मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा में सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मानसून 10 से 15 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। As of now, rain is happening, rain is going on, and one trough is extending from East Central Arabian Sea where depression is there, and trough is drawn from that cyclonic circulation which is associated with the depression over East Central Arabian Sea to the South Chhattisgarh. उत्तर भारत में मानसून का आगमन सामान्य रूप से जून के अंतिम सप्ताह में होता है। इस बार आईएमडी के अनुसार मानसून 25 से 30 जून तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी दौरान मानसून की बारिश होगी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून आमतौर से 25 जून के आसपास पहुंचता है। इस बार जल्दी शुरुआत के कारण मानसून 23 से 27 जून के बीच दिल्ली में दस्तक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आग उगलती गर्मी का दौर भी जारी है। आज से नौतपा की भी शुरुआत हो रही है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कल बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री
और बढ़ोतरी होने और 48 डिग्री के ऊपर दर्ज होने की भी संभावना है। हालांकि कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और जोधपुर समेत कई तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जिले भर में 21 से 31 मई तक विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की जा रही है और इसी क्रम में तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र तेवतिया व भाजपा के समस्त पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने गंगा घाटों पर एक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन कर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही भारत माता की जय के उद्घोषों के साथ ही गंगा में मोटर बोट पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पहल का उद्देश्य केवल स्वच्छता को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि अहिल्याबाई होलकर के सेवा और समाज निर्माण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना भी है। ये कार्यक्रम रानी अहिल्याबाई जी के होलकर के 300वीं जन्म शताब्दी बनाई जा रही है और ये 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें उपलक्ष्य में सभी पार्टी के अधिकारी, सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के विशेष आयोजन के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ साइकिलिंग की। इस राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी। इसमें अब तक देश के 5000 स्थानों पर विभिन्न आयु वर्ग के लाखों लोग भागीदारी कर चुके हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज एक जन आंदोलन बन गया है। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समग्र देश में साइकिल ऑन संडे एक मूवमेंट बन चुकी है। आज देश में 900 से अधिक स्थानों पर जर्नलिस्ट के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में मेरे जर्नलिस्ट साथी साइकिलिंग के लिए जुड़े, अपने स्वयं को फिट रखने का संकल्प लिया। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, सुबह में बालकनी में जब न्यूज़पेपर आता है या तो टेलीविज़न पर कोई हेडलाइन चलती है, उसके पीछे हमारे जर्नलिस्ट का टायरलेस श्रम होता है। तब हम जाके न्यूज़ पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं और ऐसे जर्नलिस्ट की हेल्थ अच्छी रहे, वो फिट रहे, तभी स्टोरी अच्छी आएगी।
बिहार के सुपौल स्थित सशस्त्र सीमा बल ट्रेनिंग सेंटर में आज 8वें बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज यहां से एसएसबी के 56 जवान पास आउट हुए। पास होने वाले कैडेट्स में एक महिला कैडेट भी शामिल है। महिला कैडेट सरस्वती ने ही परेड का नेतृत्व किया। हालांकि परेड में कुल 102 जवान शामिल हुए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रांची और जमशेदपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जमशेदपुर में जहां वो सिंहभूम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे, वहीं रांची में उनका भव्य नागरिक अभिनंदन भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला का ये पहला झारखंड दौरा होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के झारखंड दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रविवार को रांची पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर वो जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जो जनजातीय संग्रहालय है पुरानी रांची जेल, वहां जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उस पूरे संग्रहालय को देखने का काम करेंगे। उसके उपरांत वे जमशेदपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसके 75 साल हो रहे हैं, उसमें वो भाग लेंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और चैम्बर के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि चैम्बर देश के विकास में सहयोगी की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि चैम्बर का प्लेटिनम जुबली समारोह बेहद खास होगा, जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं। प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन समारोह है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष पधार रहे हैं। ये बहुत गर्व का बात है कि मैं वो गौरवशाली अध्यक्ष हूँ कि जिसके अध्यक्षीय काल में ये प्लेटिनम जुबली समारोह बन रहा है। लोकसभा अध्यक्ष जमशेदपुर के बाद रांची लौटेंगे, जहां 156 संगठनों द्वारा उनका भव्य अभिनंदन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों का यह स्वागत समारोह अभूतपूर्व होगा। 156 संस्थाओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और वह स्वागत अपने में अभूतपूर्व होगा। सबको यह मौका मिलेगा कि रोज जिनको लोग टीवी में देखते थे, संसद की कार्रवाई देखते थे, उनसे रूबरू होंगे और उनका स्वागत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का यह पहला झारखंड दौरा होगा। इस दौरे को लेकर झारखंड के लोग खासे उत्साहित हैं। यहाँ के लोगों के लिए उनकी साक्षात मौजूदगी किसी अविस्मरणीय पल से कम नहीं होगा। श्री बिरला रविवार को रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे और उसके अगले दिन रांची में एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास और रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो गई। यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए संयुक्त रूप से ऐसा सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की अगुवाई में आयोजित 2 दिवसीय समिट में देश विदेश के निवेशकों ने भाग लिया। समिट में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी रही, जिससे यह साबित होता है कि पूर्वोत्तर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुल बन सकता है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि समिट में रिकॉर्ड 4.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। उन्होंने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि NER अब न्यू इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन और न्यू इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रतीक बन गया है। ये समिट अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि विश्वास, संबंध और भारत के भविष्य का निवेश है। अब भारत में कोई मेनलैंड या पूर्वोत्तर नहीं, सिर्फ अखंड भारत है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का ये पुनरुत्थान अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत के इंजन में बदलने की दिशा में मजबूत कदम है। Our investment summit has not been national. Our investment summit has been global. We have had delegations from across 80 countries. An investment bouquet of 4,30,000 crores.
Even we had not imagined that we would be able to reach that target. That this does not include even a single rupee or a single dollar from the immensely successful Advantage Assam Summit that was held only 2.5 months ago in Guwahati. Every state from Manipur to Nagaland to Mizoram to Tripura to Meghalaya to Arunachal to Assam to Sikkim has received a fair share of investments across the board. समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।